दोस्तों, बिहार एसएससी का ठीक है। बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट नंबर जो है आज का 3 होने वाला है। इससे पहले हम लोग जो 2 नंबर प्रैक्टिस सेट को कवर कर चुके हैं। यदि वो वाला प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। वहां से जाकर के जो आप सभी प्रैक्टिस सेट को लगा सकते हैं। और यदि आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कराना चाहते हैं तो पीडीएफ भी जो है आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में यानी कि टेलीग्राम ठीक है, टेलीग्राम पर ही जो है आपका इसका पीडीएफ भी जो है आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो जाइए वहां से पीडीएफ डाउनलोड करके भी जो आप इसको मतलब रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए आज का प्रश्न को हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो है ये कौन सी हड्डी होती है। साथ ही साथ जो है आपको आंसर भी करते जाना है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो है ये कौन सी हड्डी होती है। देखो, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी की हम बात कर ले तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो होती है फीमर की हड्डी होती है। ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं जांघ की हड्डी। ठीक है, जांघ की हड्डी बोलते हैं। वही पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो ये कौन सी हड्डी होती है। तो देखो, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो कि कान में पाया जाता है जिसको हम लोग अस्टेपिज की हड्डी बोलते हैं। ठीक है, अस्टेपिज की हड्डी, ये अस्टेपिज की हड्डी जो है कान में पाई जाती है जो कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी होती है। और सबसे बड़ी हड्डी जो कि हम लोग जानते हैं फीमर की हड्डी होती है जिसको हम लोग जांघ की हड्डी भी बोलते हैं। और मानव शरीर में कुल बात कर ले तो टोटल जो है 206 हड्डियां होती है। ठीक है, मानव शरीर में टोटल जो है 206 हड्डियां होती है। ठीक है, और मानव शरीर के एक पैर में, यदि एक पैर है तो एक पैर में जो है 30 हड्डियां होती है। तो क्लच कर लेंगे तो 30 कितना हो जाएगा, दोनों पैरों में हड्डियों की संख्या जो है ये 60 हो जाएगा। ठीक है, मानव शरीर में। और पैर की अंगुली जो होता है, पैर की अंगुली उसमें 14 हड्डियां होती है और तलवा में 5 हड्डी, एड़ी में जो है 7 हड्डी पाई जाती है। जैसे कि फीमर हो गया, टिबिया हो गया, फिबुला हो गया, पटेला हो गया, इन सभी में जो है एक एक हड्डी पाया जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से जो है आपको याद रखना है। चलिए, अगला प्रश्न जो कि 2 नंबर में प्रश्न है कि अजंता की गुफाएं जो है ये कहाँ पर स्थित है। अजंता की गुफाएं जो है ये कहाँ पर स्थित है, अजंता की गुफाएं। देखो, अजंता की गुफा की हम बात कर ले तो ये जो है ना महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। वही हम बात कर ले छत्तीसगढ़ तो यहाँ पर चंदा देवी की मकवाड़ मतलब क्या कहते हैं, चंदा देवी। ठीक है, चंदा देवी की मतलब जो है ना गुफाएं स्थित है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, चंदा देवी की गुफाएं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार राजनीतिक दल चुनाव पूर्व किस अवधि में अपना घोषणा पत्र जो है ये जारी नहीं कर सकता है। ये जो है जारी नहीं कर सकता है। देखो, भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार राजनीतिक दल चुनाव जो कि पूर्व 48 घंटे कितना, ये 48 घंटे जो होता है 48 घंटे अवधि में अपना घोषणा पत्र जो है ये जारी नहीं कर सकता है। देखो, निर्वाचन आयोग का कार्य क्या होता है, निर्वाचन आयोग जो होता है इसका कार्य क्या होता है। ठीक है, देखो इसका कार्य होता है कि मतदान सूचियों को तैयार करवाना। क्या होता है कि मतदान सूचियों को तैयार करवाना। दूसरा कार्य होता है कि चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करना। तीसरा होता है कि राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करवाना। ठीक है, और चौथा की बात कर ले तो चौथा होता है कि राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह जो कि मतलब होता है चुनाव चिन्ह उसको प्रदान करवाना होता है। ठीक है, ये निर्वाचन आयोग का जो कि मुख्य कार्य होता है। और इसका निर्वाचन आयोग का जो है उल्लेख आर्टिकल जो है, आर्टिकल पूछेगा तो आर्टिकल 324 में जो कि इसका उल्लेख भी किया गया है। ठीक है, आर्टिकल 324 में। चलिए अगला प्रश्न है कि 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम जो है ये क्या था। 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम जो है ये क्या था। देखो, 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम जो सुमित्रा महाजन, क्या हो जाएगा, सुमित्रा महाजन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुमित्रा महाजन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 16वीं, वही 17वीं पूछ देगा तब। देखो, 17वीं यदि आपसे पूछ रहा है तो 17वीं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, वीरेंद्र कुमार हो जाएगा। ठीक है, 17वीं में डॉक्टर वीरेंद्र कुमार हो जाएगा। ठीक है, लोकसभा पूछेगा तब। चलिए
अगला प्रश्न है कि नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स, क्या नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर, जिसको हम लोग NIC डैश में जो है स्थापित किया गया था, यानी कि NIC जो है ये कब स्थापित किया गया था? देखो ये जो है ना 1976 में, कब इसे स्थापित किया गया? 1976 में जो है ना इसे स्थापित किया गया, 1976 में। ठीक है, और इसका NIC का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है? देखो NIC का मुख्यालय जो ये नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? ये नई दिल्ली में जो कि इसका मुख्यालय भी जो है स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा एक देश जो कि भूतपूर्व मतलब USSR का हिस्सा नहीं था, यानी कि USSR का हिस्सा नहीं था, ऐसा कौन सा देश है? देखो ये फिनलैंड नहीं होगा। ठीक है, फिनलैंड जो है ना, फिनलैंड मतलब इसका हिस्सा नहीं था। फिनलैंड, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, फिनलैंड। ठीक है, फिन। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी का संबंध जो कि काकोरी रेलगाड़ी डकैती कांड से नहीं था? निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी का संबंध जो है ये काकोरी रेलगाड़ी डकैती कांड से जो है नहीं था? देखो ये भगत सिंह का नहीं था। ठीक है, भगत सिंह का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भगत सिंह का। देखो भगत सिंह। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन भारत में सबसे नवीनतम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है? नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है नवीनतम, बताइए। देखो ये क्या कहते हैं, कुंडन ग्राम मतलब कुंडन कुलम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुंडन कुलम भारत में सबसे नवीनतम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है। देखो कुंडन कुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र ये कहाँ पर स्थित है? जगह का नाम पूछ देगा तो भी यह तमिलनाडु में हो जाएगा। ठीक है, तमिल, ये जो है ना तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। ये तारापुर की बात कर ले तो तारापुर जो ये महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में तारापुर जो है नाभिकीय संयंत्र कहाँ पर स्थित है? ये जो है महाराष्ट्र में हो जाएगा। और ये नरोड़ा की हम बात कर ले तो नरोड़ा जो है ये यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है कि वेल्थ ऑफ नेशंस, क्या है कि वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक का लेखक जो है ये कौन है? वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक का लेखक जो है ये कौन है? देखो इस पुस्तक का लेखक की हम बात कर ले तो एडम स्मिथ हो जाएगा। ठीक है, एडम स्मिथ। ठीक है, एडम स्मिथ हो जाएगा। चलिए चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि मनोरा का किला कहाँ पर स्थित है? मनोरा का किला जो है ये कहाँ पर स्थित है? देखो मनोरा का किला की हम बात कर ले तो मनोरा का किला जो ये तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। देखो मनोरा किला की वास्तुकला शैली जो है ये द्रविड़ शैली होता है। ठीक है, ये जो है ना द्रविड़ शैली होता है, द्रविड़। ठीक है, द्रविड़ शैली होता है। और राजस्थान में जो है कौन सा किला है? देखिए मेहरगढ़ का किला। ठीक है, मेहरगढ़, मेहरगढ़ का किला जो है राजस्थान में स्थित है, मेहरगढ़ का। ठीक है, मेहरगढ़ का। और मध्य प्रदेश में ग्वालियर का किला स्थित है। ठीक है, ग्वालियर का किला जो है कहां पर स्थित है? ग्वालियर। देखो ग्वालियर का किला पूछेगा तब ये जो MP में हो जाएगा। ठीक है, MP में। तो सभी को आपको जो है ना याद रखना है। और अपना बिहार से एक प्रश्न पूछा जाता है, बिहार की रोहतासगढ़ का किला कहाँ में स्थित है? रोहतासगढ़ का किला जो है ये अपना बिहार में ही स्थित है, रोहतासगढ़ का किला। ठीक है, बिहार का एग्जाम है, हो सकता है पूछ दे। चलिए अगला प्रश्न है कि कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनीय लागत का योग जो है ये क्या कहलाता है? कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनीय लागत का योग जो होता है मतलब दोनों का जोड़ जो होता है उसको क्या कहा जाता है? देखो दोनों का जोड़ जो होता है ना वो कुल कीमत कहलाता है। ठीक है, वो जो है ना कुल कीमत कहलाता है। देखो कुल लागत का मतलब ये होता है कि या किसी वस्तु के उत्पादन पर किए गए कुल व्यय का योग, देखिए वो कुल लागत होता है।
चलिए अगला प्रश्न है कि पल्लव किनके सीमांत में थे। पल्लव जो है ये किनके सीमांत थे। पल्लव, देखो पल्लव की हम बात कर ले तो पल्लव के लोग जो है स्वतंत्र राज्य स्थापित करने में यानी कि पूर्व सातवाहनों के सीमांत थे। ठीक है, सातवाहनों के। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखो पल्लव की प्रारंभिक अभिलेख जैसे कि प्राकृत भाषा में एवं बाद में मतलब संस्कृत भाषा में मिला है। सबसे पहले जो है प्राकृत भाषा में मिला है, उसके बाद जो है संस्कृत भाषा में मिला है। और पल्लव वंश का संस्थापक जो है सिंह विष्णु था। इसका संस्थापक जो है कौन था, तो इसका संस्थापक जो है सिंह विष्णु हो जाएगा। ठीक है, सिंह विष्णु, इसका संस्थापक जो है सिंह विष्णु था। और इसकी राजधानी मतलब कांची यानी कि तमिलनाडु में कांचीपुरम थी। ठीक है, इसकी राजधानी जो है तमिलनाडु में कांचीपुरम, ठीक है, कांचीपुरम थी, जो कि कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है। चलिए, और पल्लव वंश का अंतिम शासक जो कि हम बात कर ले तो ये अपराजित था। ठीक है, अपराजित हुआ, अपराजित। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना का मार्ग किस युद्ध में जो है प्रस्तुत हुआ है। किस युद्ध में जो है ये प्रस्तुत हुआ है। देखो भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना का मार्ग जो है ये त्राइन का युद्ध में जो कि प्रस्तुत हुआ है। त्राइन का युद्ध में, ठीक है, कब हुआ है ये, त्राइन का युद्ध में। देखो त्राइन का युद्ध की हम बात कर ले, त्राइन का युद्ध जो है 1191 में हुआ है। ठीक है, त्राइन का युद्ध जो है 1191 इसमें संपन्न हुआ है। इसमें पृथ्वीराज चौहान ने, इसमें जो है पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान ने जो है मोहम्मद गौरी को हराया था। ये जो कि प्रथम युद्ध था। ठीक है, और दूसरा युद्ध की हम बात कर ले तो दूसरा युद्ध भी हुआ था। दूसरा युद्ध जो है कब हुआ था, तो दूसरा युद्ध जो है 1192 में हुआ था। ठीक है, 1192 में। इसमें जो है ना मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया था, मतलब उसका उल्टा हो जाएगा। इसमें जो है क्या हो जाएगा, तो इसमें जो है ना पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया है, और इसमें जो है मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया है। ठीक है, बात इतना आपको सिंपल याद रखना है। और ये पानीपत का युद्ध की हम बात कर ले तो पानीपत की पहली लड़ाई जो है 1526 में हुआ है। ठीक है, पानीपत की पहली लड़ाई जो है ये 1526 ईस्वी में हुआ है। इसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। ठीक है, इसमें जो है बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। और दूसरा युद्ध जो है पानीपत का दूसरा युद्ध जो है 1556 में हुआ है। ठीक है, दूसरा युद्ध जो है 1556 ईस्वी में हुआ है। इसमें जो अकबर ने हेमू को हराया था। ठीक है, अकबर ने जो है हेमू को हराया था। और इसका तीसरा युद्ध जो है, तीसरा युद्ध भी हुआ था, तो इसका तीसरा युद्ध जो 1761 में हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध जो है 1761 ईस्वी में हुआ था। देखो इस युद्ध में पानीपत की तीसरी लड़ाई में जो है अहमद शाह ने, ठीक है, अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को मतलब जो है ना, सॉरी इसमें जो है ना, हाँ मराठों को मतलब पराजित किया था। ठीक है, कि अहमद शाह अब्दाली ने जो है इसमें मराठों को क्या किया था, पराजित किया था। ठीक है, और ये खानवा के युद्ध की हम थोड़ा बात करना चाहेंगे तो खानवा का युद्ध जो है 1527 में हुआ है। ठीक है, खानवा का युद्ध जो है कब हुआ है, 1527 ईस्वी में हुआ है। इसमें बाबर ने राणा सांगा को हराया था। ठीक है, खानवा का युद्ध जो कि 1527 ईस्वी में हुआ है, इसमें बाबर ने किसको हराया है, राणा सांगा को हराया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि अलाउद्दीन को मलिक काफूर की प्राप्ति हुई है, यानी कि कब प्राप्त, मतलब किसके बाद जो इसे प्राप्ति हुई है। देखो गुजरात की विजय के बाद जो है इसे प्राप्त हुआ है। ठीक है, गुजरात का विजय जब हुआ है उसके बाद जो है इसे प्राप्त हुआ है। देखो 22 अक्टूबर, ठीक है, 22 अक्टूबर 1296 में, ठीक है, 22 अक्टूबर 1296 में अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान बना था। और अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात के शासक कर्ण यानी कि द्वितीय बघेल को मतलब 1297 से 98 में मतलब उसको क्या किया था, पराजित कर दिया था। ठीक है, तो गुजरात के विजय के बाद जो है इसे प्राप्त हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि कर के अंतिम भार को क्या कहा जाता है। कर के अंतिम भार को जो है क्या कहा जाता है। देखो कर के अंतिम भार जो होता है ना उसको करापत कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है उसको, जो करापत कहा जाता है, करापत।
चलिए अगला प्रश्न है कि रामेश्वर द्वीप को भारतीय मुख्य भूभाग से निम्नांकित से कौन मतलब जो अलग करता है, इसे जो है कौन अलग करता है। देखो इसको जो है ना पबबन द्वीप अलग करता है। कौन करता है? पबबन द्वीप जो है ना इसको अलग करता है। तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य जो है पाक मतलब क्या कहते हैं पाक स्ट्रेट स्थित है। ये पाक स्ट्रेट जो है ये तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में स्थित है। ठीक है, श्रीलंका, ये जो तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में स्थित है। और 10 डिग्री चरण की बात कर ले तो 10 डिग्री चरण अंडमान और निकोबार के समीप जो स्थित है। ठीक है, ये जो है अंडमान और निकोबार द्वीप के समूह में स्थित है। और 9 डिग्री चैनल की हम बात कर ले तो 9 डिग्री चैनल जो है ना ये लक्षद्वीप और माणिकीय के मध्य स्थित है। लक्षद्वीप और माणिकीय। चलिए अगला प्रश्न है कि धरातल के नीचे खड़े ढाल वाले यानी कि गुंबदाकार रूप में लावा का जमाव जो है ये क्या कहलाता है। लावा का जमाव जो होता है उसको क्या कहा जाता है। देखो उसको बेथोलिथ कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? बेथोलिथ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बेथोलिथ। देखो ये ग्रेनाइट चट्टान का बना होता है। ये जो है ना ग्रेनाइट चट्टान का जो है ना बना होता है, चट्टान का, ग्रेनाइट चट्टान का। अगला प्रश्न है कि मराठों का उत्थान जो है ये क्या है। मराठों का उत्थान मतलब कब हुआ है। देखो ये शिवाजी के काल में। कब हुआ है? शिवाजी के काल में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शिवाजी के काल में। देखो मराठा साम्राज्य का संस्थापक जो है ये शिवाजी था। ठीक है, शिवाजी। और शिवाजी का जन्म की हम बात कर ले तो इसका जन्म जो है 1627 में हुआ है। ठीक है, 1627 में, जो कि शिवनेर दुर्ग में हुआ था, शिवनेर दुर्ग में। और इसका गुरु जो है दादाजी कोंडदेव था। चलिए चलिए अगला प्रश्न है 18 नंबर की स्पेक्ट्रम में किस रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य जो ये अधिकतम होता है। स्पेक्ट्रम में किस रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य जो है ये अधिकतम होता है। देखो अधिकतम होता है ये लाल रंग का और सबसे कम होता है ये बैगनी रंग का। ठीक है, सबसे कम जो होता है ये बैगनी रंग का होता है। और सूर्य के प्रकाश से प्राप्त रंगों में बैगनी रंग का विक्षेपण, ठीक है, बैगनी रंग का विक्षेपण पूछेगा तो सबसे अधिक होगा। बैगनी रंग का विक्षेपण जो है सबसे अधिक होता है और लाल का सबसे कम होता है विक्षेपण। ठीक है, तरंग दैर्घ्य और विक्षेपण दोनों में अंतर है। चलिए अगला प्रश्न की निम्नलिखित में से किसमें 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर की भौगोलिक स्थिति है। देखो दक्षिण अंध महासागर में, ठीक है, दक्षिण अंध महासागर में 0 डिग्री, 0 डिग्री मतलब क्या कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर की भौगोलिक स्थिति होता है। ठीक है, ये दक्षिण अंध महासागर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की हम बात कर ले तो अगला प्रश्न है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ पर स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ पर स्थित है। देखो ये काजीरंगा जो है ये असम में। ठीक है, कहाँ पर है? ये असम राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा असम में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि तिब्बती पठार का सबसे अच्छा उदाहरण जो है ये क्या है। देखो तिब्बती पठार का सबसे अच्छा उदाहरण की हम बात कर ले, तिब्बती पठार का सबसे अच्छा उदाहरण जो होता है ये अंतर पर्वतीय का पठार होता है। ठीक है, अंतर पर्वतीय का पठार होता है। देखो ये जो है ना तिब्बत का पठार जो होता है, तिब्बत का पठार ये जो है ना पूर्व एशिया, क्या कहते हैं कि मध्य, ठीक है, मध्य हो जाएगा और पूर्व एशिया के बीच में जो है ये स्थित है। मध्य एशिया और पूर्व एशिया के बीच में स्थित है। और इसकी लंबाई की हम टोटल बात कर ले तो इसकी लंबाई जो 2500 किलोमीटर, ठीक है, और चौड़ाई 1000 किलोमीटर है। ठीक है, लंबाई जो है 25 और चौड़ाई कितना हो जाएगा 1000 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, और इस पठार में तिब्बत का अधिकतर भाग जैसे कि चीन का पश्चिमी हिस्सा होता है और भारत में इसका लद्दाख जो कि इसका हिस्सा शामिल है, भारत का लद्दाख। तो इस टाइप से जो आपको भी याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि शब्द
कॉमेट क्या है? शब्द कॉमेट प्राचीन शब्द से आया है जिसका अर्थ है कि लंबी पूंछ वाला तारा। देखो जिसका अर्थ होता है कि लंबी पूंछ वाला तारा, तो ये जो है ना यूनानी का, किसका हो जाएगा? यूनानी का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यूनानी का। ठीक है, यूनानी का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लेख जो है ये किया गया है? भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत जो है समानता के अधिकार का जो है उल्लेख किया गया है? देखो ये जो है ना 14 से 18 में, आर्टिकल 14 से लेकर 18 में जो है इसका मतलब जो है वर्णन किया गया है। देखो मूल अधिकार को जो है 6 शीर्ष में मतलब विभाजित किया गया है। पहला आता है समानता का अधिकार, जो कि ये 14 से 18 के अंतर्गत आता है समानता का अधिकार। और दूसरा आता है कि स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि ये मतलब 19 से 22 में आता है। 19 से 22 में जो स्वतंत्रता का अधिकार आता है। और 23 से लेकर 24, ठीक है, 23 से लेकर 24 में जो शोषण के विरुद्ध अधिकार आता है। और 25 से लेकर 28 के अंतर्गत की हम बात कर ले, 25 से लेकर 28 के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आता है। ठीक है, चलिए चलिए अगला प्रश्न है 24 नंबर की त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा जो है ये की गई थी, यानी कि किसके द्वारा जो है ये किया गया था? देखो ये जो है ये जो है मतलब त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा जो है बलवंत राय के द्वारा किया गया। ठीक है, बलवंत ठीक है, बलवंत राय के द्वारा। ठीक है, बलवंत राय के द्वारा जो कि किया गया है। तो यहाँ पर जो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि लोकसभा का विरोधी दल का पहला मान्यता प्राप्त मतलब नेता जो है ये कौन था? लोकसभा का विरोधी दल का पहला मान्यता प्राप्त नेता जो है ये कौन था? देखो ये पहला नेता वाई वी चौहान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वाई वी चौहान था। देखो देश की प्रथम महिला गृह मंत्री, सॉरी क्या कहते हैं, देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो है ये इंदिरा गांधी थी। ठीक है, इंदिरा गांधी की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। ऐसी पहला व्यक्ति रही जो कि 2 अलग अलग अवधियों में प्रधानमंत्री भी रह चुकी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? पेरियार जल विद्युत परियोजना, देखो ये जो है केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केरल राज्य में। केरल राज्य में। अगला प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय मानक संस्थान जो कि आईएसओ का मुख्यालय जो है ये कहां पर स्थित है? बताइए। देखो अंतरराष्ट्रीय मानक संस्थान का मुख्यालय की हम बात कर ले तो इसका मुख्यालय जो है ये जनेवा में स्थित है। ठीक है, कहां पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय जो है जनेवा में स्थित है। अंतरराष्ट्रीय मानक संस्थान का मुख्यालय कहां पर स्थित है? जनेवा में। चलिए अगला प्रश्न की हम बात कर लेंगे तो अगला प्रश्न है कि इनमें से मतलब गलत को आपको छांटना है। ठीक है, यानी कि ऐसा कौन है जो कि वो गलत दिया गया, बताइए। देखो चित्रकारी का उत्थान, क्या चित्रकारी का उत्थान काल इल्तुतमिश, ये जो है बिल्कुल गलत है। देखो इल्तुतमिश के द्वारा जैसे कि एकता प्रथा प्रारंभ किया गया था और इल्तुतमिश ने चांदी का टांका और तांबे धातु का जीतल सिक्का चलाया था। तो ये सब तो है नहीं, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कि भारत को कहा गया है, कि भारत को जो है क्या कहा गया है? भारत को क्या कहा गया है? देखो भारत जो है अपना ये एक राज्यों का संघ होता है। ठीक है, क्या होता है? ये जो है राज्यों का संघ होता है। भारत जो है ये अपना राज्यों का संघ होता है, राज्यों का संघ। चलिए अगला प्रश्न कि सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी का मुख्यालय जो है ये कहाँ पर स्थित है? सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी का मुख्यालय जो है ये कहाँ पर स्थित है? देखो सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी का मतलब मुख्यालय जो ये इंदौर में, कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है इंदौर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इंदौर में। ठीक है, इसका मुख्यालय जो है इंदौर में स्थित है।
और हम बात कर ले कि चेन्नई की थोड़ा, तो चेन्नई में जो है ना चमड़ा अनुसंधान जो स्थित है, ठीक है, चेन्नई में चमड़ा अनुसंधान जो है कहाँ पर स्थित है, ये चेन्नई में स्थित है। और आलू का जो है ये शिमला में, ठीक है, आलू का शिमला में। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे द्वितीय सदन कहा जाता है, यानी कि किसे जो है द्वितीय सदन के नाम से जाना जाता है। देखो भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है, भारत में जो है क्या कहते हैं, भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन भारतीय बैंक में धन जमा करके, ठीक है, भारतीय बैंक में धन जमा करके, कहने का मतलब ये कि भारतीय संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित है, लेकिन भारतीय नागरिकता अधिनियम जो है 1955 में लाया गया है। और भारत में एकल नागरिकता जो कि प्रावधान है जिसे ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ पर जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला प्रश्न कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। भारतीय नागरिकता जो है किसके द्वारा जो है प्राप्त नहीं किया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न है 32 नंबर की, भारतीय नागरिकता जो है ये नहीं प्राप्त की जा सकती है, यानी कि भारतीय नागरिकता जो है किसके द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। देखो भारतीय बैंक में धन जमा करके जो है ये नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपको बताना है कि महावीर की मृत्यु ये कहां पर हुई थी। महावीर की मृत्यु जो है ये कहां पर हुआ था। महावीर की मृत्यु जो है ये कहां पर हुआ था। देखो महावीर की मृत्यु जो है कहां पर हुआ था, ये पावापुरी में हुआ था, ठीक है, पावापुरी में जो कि महावीर की मृत्यु हुआ था 468 ईसा पूर्व हुआ था, ठीक है, 468 ईसा पूर्व हुआ था। और इसका जन्म जो है कुंडन ग्राम में हुआ था, ठीक है, कुंडन ग्राम में 540 ईसा पूर्व हुआ था, कुंडन ग्राम में, ठीक है, इसका जन्म हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ है, यानी कि कब पारित हुआ है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो ये कब पारित हुआ है। देखो ये जो है 1904 ईस्वी में जो है इसे पारित किया गया है, ठीक है, 1904 ईस्वी में। देखो लॉर्ड कर्जन के काल में मतलब विश्वविद्यालय पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाने के लिए लाया गया था, ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश को स्वतंत्रता प्राप्ति के समय पाकिस्तान का शासक जो है ये कौन था। जब बांग्लादेश को स्वतंत्रता प्राप्ति हुई उस समय पाकिस्तान का शासक जो है ये कौन था। देखो ये जो है ना याद या खां था, कौन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को सर्वप्रथम सत्याग्रह के रूप में प्रयोग किया था। महात्मा गांधी ने जो है किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को सर्वप्रथम सत्याग्रह के रूप में जो है प्रयोग किया था, भूख हड़ताल को। देखो ये अहमदाबाद सत्याग्रह में किया था, ठीक है, अहमदाबाद सत्याग्रह में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अहमदाबाद सत्याग्रह में, ठीक है, अहमदाबाद। और अहमदाबाद मिल हड़ताल जो कि 1918 में हुआ है। अहमदाबाद मिल हड़ताल जो है कब हुआ है, तो 1918 में प्रथम भूख हड़ताल जो कि चंपारण के पश्चात गांधी जी ने किया था। और मिल मालिकों और मजदूरों में प्लेग बोनस को लेकर हड़ताल मतलब छिड़ा था। चलिए अगला प्रश्न की हम बात कर ले तो अगला प्रश्न है कि बंगाल की खाड़ी में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को सामान्यतः कहा जाता है, यानी कि क्या कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है। देखो टोर्नेडो कहा जाता है, क्या कहा जाता है, टोर्नेडो। देखो ऑस्ट्रेलिया एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है, मतलब तूफान को जो है ना टोर्नेडो कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में जो है ना तूफान को टोर्नेडो कहा जाता है। चलिए
अगला प्रश्न है कि लघु ज्वार भाटा पैदा होता है, लघु ज्वार भाटा पैदा होता है, कि किससे जो है ये पैदा होता है। देखो एक महीने में जो है ना एक बार ही पैदा होता है। लघु ज्वार भाटा जो होता है एक महीने में एक बार जो है ये पैदा होता है। ठीक है। एपीकल्चर निम्नलिखित में से किसके उत्पादन की वैज्ञानिक विधि है, कि एपीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है। एपीकल्चर में देखो शहद का अध्ययन जो है कहां पर किया जाता है, एपीकल्चर में किया जाता है शहद का। और रेशम का अध्ययन क्या कहलाता है, सेरीकल्चर कहलाता है। ठीक है, सेरीकल्चर। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में उच्च न्यायालय सबसे पहले कहाँ स्थापित हुआ था। भारत में उच्च न्यायालय जो है सबसे पहले कहाँ पर स्थापित हुआ था, भारत में उच्च न्यायालय। देखो भारत में उच्च न्यायालय सबसे पहले कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में स्थापित हुआ था। कलकत्ता, बॉम्बे हो गया और मद्रास हो जाएगा। ठीक है, कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखो लॉर्ड कैनिंग के समय में हाई कोर्ट एक्ट लिया गया था। ठीक है, और भारत में सबसे बड़ा हाई कोर्ट जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट है। भारत में सबसे बड़ा हाई कोर्ट कौन सा है, इलाहाबाद हाई कोर्ट। चलिए अगला प्रश्न लगता है मैथ का प्रश्न आ चुका है, तो कोई बात नहीं है। यहाँ पर दिया गया है कि 10 आदमी एक दीवार 8 दिन में पेंट कर सकता है। यदि पेंटिंग के काम को 4 दिन में समाप्त करना हो तो 4 दिन में समाप्त करना हो तो कितने आदमी और लाने पड़ेंगे। प्रश्न को आपको फिर से समझना है कि 10 आदमी है, एक दीवार को 8 दिन में पेंट कर सकता है। यदि पेंटिंग के मतलब काम को 4 दिन में समाप्त करना हो तो कितने आदमी जो है और लाना पड़ेगा। 4 दिन में यदि समाप्त करना पड़ेगा तब। तो देखो यहाँ पर आदमी M1 D1 यानी कि इसको बराबर में लेकर चल जाएंगे हम M2 D2 के। तो यहाँ पर जो है 10 आदमी, दिन कितना है 8 गो है, तो M2 कितना हो जाएगा, इस तरीके से जो हो जाएगा 4। ठीक है, तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं कि 10 प्लस का x बराबर का 20। तो x का मान यदि यहां से हम निकालते हैं तो x का मान 20 में से 10 जाएगा, कितना बच जाएगा 10 बच जाएगा, यानी कि 10 को जो है ना और लाना पड़ेगा। ठीक है, 10 को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है कि वैध मुद्रा का अर्थ जो है ये क्या होता है। वैध मुद्रा का अर्थ जो है ये क्या होता है। देखो करेंसी नोट क्या होता है, करेंसी नोट क्या होता है, करेंसी नोट। वैध मुद्रा को जो है करेंसी नोट कहा जाता है। प्रतीक मुद्रा जो आज हम लोग प्रयोग करते हैं, प्रतीक मुद्रा का। ठीक है, प्लास्टिक मनी क्रेडिट कार्ड को कहा जाता है, प्लास्टिक मनी क्रेडिट कार्ड को। चलिए अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला था। अधिकार जो है ये मिला था। देखो भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत जो है इसे मिला था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1909 के तहत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि लेखानुदान का अर्थ क्या होता है। लेखानुदान का अर्थ जो होता है कि विनिमय त्याग विनियोजन विधेयक के पारित होने तक अनुदानों के लिए, ठीक है, अनुदानों के लिए मांगों के संबंध में व्यय करने के लिए विधायी स्वीकृति। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि अवमूल्यन आयात को क्या मतलब बनाता है। अवमूल्यन आयात को क्या जो है मतलब बनाया जाता है। देखो महंगा होता है। ठीक है, महंगा। अवमूल्यन आयात को महंगा बनाता है। अवमूल्यन देखो अवमूल्यन के द्वारा किसी देश की मुद्रा को जानबूझकर मूल्य कम कर दिया जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि निर्यात में प्रोत्साहन मिलता है और आयात जो है ये महंगा हो जाता है। ठीक है, और विदेशी वस्तुओं की खरीदारी में कमी आ जाती है। तो इस टाइप से जो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो आज का 3 नंबर प्रैक्टिस सेट था तो ये भी खत्म हो चुका है। तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।